अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुल्की सियासत में हलचल तो रहती ही है, लेकिन खान साहब जो हैं वो रोज़ कुछ ना कुछ इंटरव्यूज़ में बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत में वो काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं अब खुल के सामने आ रहे हैं। किस तरह से साजिश हुई, किस तरह से उनकी हुकूमत को गिराया गया, कौन सहूलतकार बने, सारी कहानी अब वो खोल खोल के सबको बता रहे हैं। पहले भी बताते थे, लेकिन पहले ज़रा ढका छुपा अंदाज होता था, अब थोड़ा खुल के बात हो रही है। तो इसका जो रिएक्शन है वो हमें नज़र आ रहा है, इसका जो इर्ताश है वो हमें महसूस होता है, क्योंकि ख़ान साहब अब काफ़ी ब्लंटली जनरल बाजवा साहब को नाम लेकर पूरा ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि ये जो सारी तबाही हुई है बकौल उनके, वो सारी उसकी ज़िम्मेदार जो है वो जनरल बाजवा साहब हैं। जनरल बाजवा साहब की अगर आपको वो तकरीब याद हो जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी अलविदाई तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ दिन बाद मैं गुमनामी में चला जाऊँगा, तो वो जो गुमनामी में जाने की उनकी ख्वाहिश थी वो ऐसा लग रहा है कि खान साहब पूरी नहीं होने दे रहे, और रोज़ उन्हें किसी ना किसी बहाने से ख़ुद भी याद करते हैं और लोगों को भी भूलने नहीं दे रहे। और इसका जो ओवरऑल एक इमेज है वो काफ़ी उनका जो जिसको कहते हैं ना नेगेटिव इमेज होता है जब उनके ऊपर किसी हवाले से बात होती है, और वो फिर सिर्फ उनके हद तक महदूद नहीं रहती। ज़ाहिर है जब बात निकलती है तो फिर वो दूर तलक जाती है, तो फिर बहुत हद तक उसका जो असर है या जो उसकी एक नेगेटिविटी का एक वाइब्स हैं वो सारी जो है इदारे तक भी पहुंचती हैं, और वो किसी तौर भी इदारे को भी काबिल कबूल नहीं होगा। और उनका ये ख्याल है कि इससे जो है इदारे कमज़ोर पड़ते हैं और इसका जो तासुर है वो सिपाही तक भी जाता है और वो इस चीज़ को अच्छा महसूस नहीं करते। लेकिन बहरहाल अब ऐसा लग रहा है कि जनरल बाजवा साहब की इमेज बिल्डिंग के लिए भी कुछ ना कुछ कोशिश की जाती है कि थोड़ा उनका इमेज बेहतर किया जाए, या उनकी तरफ से भी कोई जवाबी जो एक जिसको कहते हैं ना रद्द-ए-अमल, वो भी किसी ना किसी तौर सामने आए। तो ऐसा ही एक रद्द-ए-अमल मैंने आपको पिछले कुछ अर्सा पहले जो वीलॉग किया था उसमें भी बताया था कि जो मंसूर अली खान साहब को इंटरव्यू के ज़रिए उन्होंने अपनी साइड की कहानी सुनाने की कोशिश की थी और अपना जो वर्जन था वो दिया था मीडिया में। अब जावेद चौधरी साहब जो मारूफ एंकर पर्सन हैं, कॉलम निगार हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी भी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि कोई पीछे 6 घंटे की उनकी तवील दौरानिए की मुलाकात थी, जिसमें जो है वो उनसे मुख्तलिफ उमूर के ऊपर उनकी बातचीत हुई, और उन्होंने उसके बाद एक बड़ा भरपूर किस्म का कॉलम भी लिखा है जनरल साहब के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगी कि खान साहब की हिकमत अमली आइंदा आने वाले दिनों में इस बात को लेकर के क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या है, और उसके बाद उनको कौन से कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो भुगतने पड़ सकते हैं मज़ीद खान साहब को। तो इसके ऊपर और साथ में ये भी मैं बताऊंगी कि आखिर क्या वजह है कि एक जानिब ये जानते हुए इस्टेब्लिशमेंट के इस वक्त जो पाकिस्तान है उसमें जो एक क्राइसिस बना हुआ है, इससे निकला जा सकता है अगर इलेक्शन में जाया जाए, और सबको पता है कि इस वक्त इलेक्शन अगर होते हैं तो कौन इक़्तिदार में आने के इस वक्त बज़ाहिर चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो ये बात तो सबको पता है, तो फिर क्या वजह है, क्यों उनका अभी तक रास्ता रोका जा रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक सेटल नहीं हुई हैं, उसके बारे में भी आपको इस वीलॉग में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करें प्लीज़ लाइक और शेयर भी। जनरल बाजवा के बारे में थोड़ा मैंने आपको बैकग्राउंड तो बताया। अब जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है उसमें उन्होंने बताया है, अच्छा उन्होंने डाली है बड़ी बारीक वारदात, ये बड़ा समझने की बात है। बज़ाहिर आप ये कॉलम पढ़े होंगे तो आपका तासुर होगा कि इन्होंने कोई ख़ास बात नहीं लिखी, बस जनरल सी बातें लिखी हुई हैं, और इसमें कोई शायद उन्होंने कोई इमेज बिल्डिंग बाकायदा नहीं की हुई। लेकिन वो उन्होंने बड़ी सफाई से, जिसको कहते हैं ना बारीकी से काम किया है, और इमेज बिल्डिंग इसी तरह इसी अंदाज से की। मसलन उन्होंने उनके घर के बारे में बताते हुए लिखा है कि जी उनका बड़ा दरमियाना सा घर था और इस तरह से। अब ये एक छोटा सा लफ्ज़ डाल के उन्होंने इमेज बिल्डिंग कर दी है। अगर वो ये लिखते कि कोई महल नुमा उनका घर था तो हर किसी के जहन में पहली बात ये आती कि जी फिर कहाँ से बने ये महल नुमा घर, और एक 22वें ग्रेड का ऑफिसर 3 लाख जिसकी आसपास तनख्वाह है वो कहाँ से इतना महल नुमा घर बनाने में कामयाब हो गया, और ये वो, तो वो फ़ौरन क्वेश्चन शुरू हो जाते। तो उन्होंने उसमें घर का उनका जिक्र करते हुए बताया है कि जी दरमियाना सा उनका घर है। हो सकता है ऐसा ही हो, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन उसमें दी है, और उसको बड़ा साफ शफाफ रखा हुआ है जो उनकी अहलियाँ हैं। फिर उन्होंने उनकी अहलिया और जनरल साहब के बारे में बड़ी गुफ्तगू लिखी हुई है कि जी जो उनका आपस में ट्रस्ट है, जो रिलेशनशिप है वो बड़ा ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, और उनकी अहलिया उनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करती थी, और वो उन्हें पक्का यकीन है कि जनरल बाजवा साहब मतलब उनको अखलाकी तौर पर कोई यानी जिसको कहते हैं ना मयार के सबसे ऊपर वाले दर्जे में उन्होंने रख दिया है जावेद चौधरी साहब ने, कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो अखलाकी मामलात में ख़वातीन की इज़्ज़त के हवाले से
या जिस तरह के एक हमारे यहाँ वो बन जाता है कि जी बड़े लोग हैं तो पता नहीं उनके कितने अफेयर्स चल रहे होंगे या इस तरह के होंगे या उस तरह के होंगे। तो उन्होंने उसका बड़ा क्लैरिटी से बताया हुआ है कि जी जनरल बाजवा साहब के ऊपर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता, उनकी बेगम भी उनको ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हैं और ये वो इस तरह की चीज़ें भी हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह उनकी बेगम ने बड़ा ज़बरदस्त घर डेकोरेट किया हुआ है, ये सारी बातें। फिर उन्होंने बताया कि जनरल बाजवा बड़े मग़मूम हैं, बड़े गमज़दा हैं इस बात के ऊपर कि किस तरीके से जो है वो खान साहब उनको रगेदते हैं, इंटरव्यूज़ में गलत बातें करते हैं। और उन्होंने फिर कहा कि जी अगर मेरे पास जो बातें हैं वो मैं 5% भी बता दूं तो मुखालिफिन मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, मुंह छुपाते भी रहेंगे। तो इस तरह की उन्होंने बात की हुई है कि जी मैंने तो खामोशी इख्तियार की हुई है, वरना मेरे पास भी फिर कहने के लिए बहुत कुछ है और होगा, यकीनी तौर पर उनके पास भी होगा। क्योंकि ज़ाहिर वो इस सारे जो पिछले 6 साल का एक पीरियड था उसका एक मरकज़ी किरदार थे, मेन किरदार थे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास कुछ ना हो। फिर उन्होंने एक और चीज़ लिखी कि जी जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि अगर वो खान साहब की हुकूमत को सपोर्ट करते रहते तो उन्हें बड़ा आसान था उनके लिए कि सब लोग उनकी तारीफ़ भी करते रहते और खामोशी से घर चले जाते, लेकिन उसका फ़ौज को नुकसान होता। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि नहीं, हमने फ़ौज को पॉलिटिकल करना है, सियासत से दूर करना है और उनकी ज़ात को तो नुकसान हुआ लेकिन फ़ौज को उन्होंने बचा लिया। तो अब ये बात मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी कि क्या वाकई वो समझते हैं कि उन्होंने फ़ौज को बचा लिया। मतलब इसे बचाना कहते हैं कि इस वक्त इतनी ज़्यादा तनकीद की ज़द में रही है इस्टेब्लिशमेंट, और कभी हमने नहीं देखा था पाकिस्तान की तारीख़ में कि ये सूरत हाल हो कि आपको ईद और शबरात और डिफेंस डे के जो ट्वीट्स हैं उसके नीचे इस किस्म के कमेंट्स हों जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है बताते हुए, बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ के ऊपर। लेकिन ये कि इस हद तक आप ले आए हैं फ़ौज के इमेज को कि वो लोग जो फ़ौजी को दूर से देख के सल्यूट करते थे और जिस तरह से एक फ़ौज के लिए प्यार और इज़्ज़त और एहतराम सब हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनमें हमेशा से रहा है, सिर्फ मिडिल क्लास में ही नहीं, जनरली पब्लिक में। और वहाँ से आप उठा के उसको वहाँ पे ले आए हैं कि हर कोई अब खुलेआम ऐसी बातें करता है कि जी कौन इसमें मुलव्विस था और कौन जो है उसने ये सब किया। और फिर भी आप समझते हैं कि आपने फ़ौज को बचा लिया और ये आप पॉलिटिकल रहे। इसे पॉलिटिकल रहना कहते हैं अगर कि खुद ब खुद एलाइज उठ के दूसरी तरफ चले जाएं, खुद ब खुद चीज़ें होने लगें, खुद ब खुद आज़म सवाती गिरफ़्तार होने लगें। मतलब सब दरवाजे खुले हुए, आज़म सवाती खुद ही नहीं जेल से निकल रहे। वो जो है शहबाज गिल साहब जो उनके साथ हुआ, जो एंकर्स के साथ हुआ, वो सारे साबिर शाकिर वगैरह वो सारे अपनी शौक़ से घूमने फिरने गए हैं वहाँ पर। और जो मतलब जो सारी सिनेरियो बना है 8 महीने से, कौन सब करवा रहा था और किसके वहाँ पर हो रहा था, किसकी आशीर्वाद थी। तो बड़ी इसमें सवालात हैं जिसके जवाब चाहिए। तो हम तो चाहेंगे कि ज़रूर इनके जवाबात मिलने चाहिए। जो भी मुल्क को इस नहज तक पहुँचाने का हो, अगर वो खान साहब हैं तो जनरल साहब बताएं कि वो खान साहब हैं, और अगर जनरल साहब हैं तो फिर खान साहब तो बोल रहे हैं कि वो जनरल साहब हैं। तो बहरहाल ये कि वो उसमें बड़ा उनको क्लैरिटी से उन्होंने जो है वो एक सेफ़ एग्ज़िट दिया है चौधरी साहब ने उस मुलाकात के बाद उस कॉलम में। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये इमेज बिल्डिंग की बाकायदा कोई एक रिक्वेस्ट थी कि जी एक इस तरह से कॉलम लिखा जाए, या ये चौधरी साहब ने फ़ी सबीलिल्लाह किया काम है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन बहरहाल इस तरह की ये चीज़ हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा कि उनका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रद्दअमल सामने आ रहा है, बल्कि कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जब भी खान साहब जनरल साहब का नाम लेकर कुछ क्रीज से आगे बढ़कर कोई शॉट लगाते हैं तो उसके बाद उनको भी आगे से एक बाउंसर पड़ता है। वो बाउंसर किसी भी सूरत में पड़ सकता है, कभी तो किसी उनके करीबी को गिरफ़्तार करके ज़मानतें ना मिल के, और कभी वो कोई ऑडियो लीक की सूरत में बाउंसर आ जाता है। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर अब भी खान साहब चुप ना हुए तो फिर ये बाउंसर जो है वो उनको सीधा जाके सर पे हिट करेगा, क्योंकि कोई वीडियो लीक भी आ सकती है खान साहब की। तो अब ये है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें, अब ये तो हम नहीं कह रहे कि ऐसा ही, लेकिन आप अगर इसकी वो देखिए ना टाइमिंग, तो इस तरह से नज़र आती है कि खान साहब जब भी कोई बाहर निकल कर कोई नई स्ट्रैटेजी बनाकर कोई नया अटैक करते हैं तो फिर उनके ऊपर भी कोई जवाबी अटैक हमें किसी न किसी सूरत में नज़र आता है। कोई फ़ैसला आ जाता है उनके ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन का कुछ हो जाता है, कोई अदालतों में पेशियाँ शुरू हो जाती हैं, या फिर कोई लीक्स आ जाती हैं। तो ये सारा कुछ एक अंडर प्रेशर उन्हें ऐसा लगता है कि लाया जाता है।
अच्छा जी, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आखिर क्या ऐसी गलती हो गई है खान साहब से, या क्यों वो इतने बुरे लगने लग गए हैं एकदम इस्टेब्लिशमेंट को या जो भी मुक़्तदर हल्के हैं उनको, कि जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, चाहे मुल्क को उसकी कितनी ही कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े, आखिर क्यों इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे, मुल्क में इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जा रहा, जबकि तमाम जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक दिखाई देते हैं, तज्ज़ियाकार भी अब तो मुत्तफ़िक दिखाई देते हैं कि जनाब इलेक्शन से ही इस सारे मसले का हल निकलेगा। तो फिर आखिर क्या वजह है, कौन नहीं मान रहा? हुकूमत की तो इतनी औकात है नहीं, अगर उनको भी मुक़्तदर हल्के कहेंगे तो वो तो उनके पास क्या ऑप्शन होगी कि वो ना इलेक्शन करवाएं। तो फिर क्या वजह है आखिर? तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि जनाब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो ये कि खान साहब पहले हमेशा से जो उनका एक पिछले 8-10 साल से सियासत थी, जिस पे उन पे इल्ज़ाम भी लगता है कि जी वो बड़े कोई इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उन्हें मिल गई थी और उनकी कोई मदद से जो है वो इक़्तिदार में आ गए थे वगैरह वगैरह। तो उस वक्त तो इनको ये ज़ोम था कि शायद वो इसी तरह नीचे गुड बॉय बन के चलते रहेंगे तो चलो भाई ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जब खान साहब भी बहुत सारी चीज़ों में अब थोड़ा नहीं नरमी दिखा रहे हैं और वापस इक़्तिदार में आने के बाद की जो सेटलमेंट है वो नहीं हो पा रही है कि अगर आप आ जाएंगे तो कौन से मामलात पर आप चुप रहेंगे और कौन से मामलात पर आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। तो ये वो फड्डे हैं बुनियादी जिनके ऊपर सबको अभी तक इत्मीनान में नहीं लिया जा सका है, और यही वजह है कि खान साहब को भी अब दोबारा खान साहब जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि खान साहब अगर इन चीज़ों के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर लचक दिखा दें तो फिर हो सकता है कि ये जो रास्ते हैं उनके लिए खुले। लेकिन खान साहब ये तो चाहते हैं कि इलेक्शन भी हो और वो पावर में भी आएँ, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ना बने बल्कि बाइख्तियार वज़ीर-ए-आज़म बने। खान साहब ये कोई पहले नहीं हैं जो ये ऐसा सोच रहे हैं, इससे पहले नवाज शरीफ साहब हों या जो भी, ये तमाम लोग, जो तमाम सियासतदान जो हमेशा से ही जिनको कह लें कि आशीर्वाद पहले कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का हासिल रहा है, जब ये इक़्तिदार में आए हैं, इक़्तिदार के जब राहदारियों में आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से ये पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर इनके लिए चीज़ें उसी तरह उसी डगर पे चलाना मुश्किल होता है और फिर वो अपने हुकूक की बात करते हैं। भले वो आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, भले आपके नवाज शरीफ साहब हों, मोहतरमा हो, जो लोग जितने भी सियासतदान जो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, अल्टीमेटली खान साहब को भी इसी उसमें पेराए में रखा जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मियाँ साहब में और खान साहब में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं? मियाँ साहब का प्रॉब्लम ये है कि उनके केसेस होते हैं, उनको आप आर्म ट्विस्ट करके बात मनवाने में दोबारा कामयाब हो जाते हैं और वो बात मान लेते हैं। चाहे वो एक्सटेंशन देने का मामला हो, चाहे अब वो सारी जो उन्होंने डील की है, सारा कुछ किया है ना, तो वो दोबारा उस पर कॉम्प्रोमाइज़ दिखा लेते हैं। क्या खान साहब भी मियाँ साहब ही बनेंगे और दोबारा कोई इसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और फिर बाद में दोबारा इक़्तिदार से निकालने पर फिर वही राग इलापेंगे? ये खान साहब के लिए एक टेस्ट केस है कि अगर अब वो अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, तो फिर पावरफुल वज़ीर-ए-आज़म ही बने, क्योंकि अवाम की सपोर्ट उनके साथ है। उनमें और नवाज शरीफ में एक फ़र्क ये भी था कि मियाँ साहब के लिए अवाम इस तरह से बाहर नहीं निकली थी जिस तरह से इमरान खान साहब के लिए निकली है। तो इस रियलाइजेशन के बाद कि अवाम उनके साथ है, और इस रियलाइजेशन के बाद कि अगर वो इस तरह पावरलेस हो के वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाएं तो उसकी गालियां तो उन्हें खानी पड़ती हैं, लेकिन उसके क्रेडिट्स कभी भी उन्हें नहीं मिलते हुकूमत के। तो इससे बेहतर ये है कि फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बने कि जो कि पावरफुल भी हो, जिसके पास इख्तियारात भी हों, ताकि वो अच्छा करे या बुरा करे, वो जो भी क्रेडिट हो या डिसक्रेडिट हो वो उसके खाते में आए। अभी तक तो खान साहब यही कहते हैं कि वो ऐसे ही वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, बल्कि अगर उन्हें कॉम्प्रोमाइज़्ड किस्म की गवर्नमेंट बनाने का मौका मिला तो वो नहीं बनाएंगे, ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन अल्टीमेटली क्या वो ऐसा ही करते हैं? कितनी देर तक वो डटे रहते हैं और कितना प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, ये देखना होगा आने वाले दिनों में। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।